हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द अमेंडमेंट इन जीएसटी प्रपोज्ड बाय फाइनेंस बिल 2025। जो बजट आया, फाइनेंस बिल 2025 आया, उसमें जो भी अमेंडमेंट इन रिलेशन टू जीएसटी प्रपोज करी, वो सारी की सारी अमेंडमेंट हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। टोटल 14 अमेंडमेंट उन्होंने प्रपोज करी फ्रॉम क्लॉज 116 टू 129। तो ये 14 क्लॉजेज वन बाय वन आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या इन्होंने अमेंडमेंट प्रपोज करी है इस फाइनेंस बिल 2025 में। सबसे पहले उन्होंने जो अमेंडमेंट प्रपोज करी है वो है सेक्शन 2 क्लॉज 61 में। सेक्शन 2 क्लॉज 61 टॉक्स अबाउट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन में इन्होंने इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के आरसीएम को भी इंसर्ट कर दिया। पहले ये नहीं था, तो अब इन्होंने इसमें इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के ऊपर जो आरसीएम है उसको भी सेक्शन 2 क्लॉज 61 में इंसर्ट कर दिया। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट उन्होंने सेक्शन 20 में भी कर दी। जो अमेंडमेंट है सेक्शन 20 में, सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट इन रिलेशन टू आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो सिमिलर टाइप की अमेंडमेंट इन्होंने सेक्शन 20 में करी। इन्होंने वहाँ भी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के आरसीएम के को इंसर्ट किया और कहा कि उसमें उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मैनर को इसमें प्रिस्क्राइब किया। तो दोनों की दोनों अमेंडमेंट, बोथ दिस अमेंडमेंट आर इन रिलेशन टू आईएसटी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्शन 2 क्लॉज 61 और सेक्शन 20, राइट। देन इन्होंने सेकंड अमेंडमेंट प्रपोज करी, नई इन्होंने डेफिनेशन इंसर्ट करी सेक्शन 2 क्लॉज 116 कैपिटल ए में। वो सेक्शन 2 क्लॉज 116 कैपिटल ए क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग को इन्होंने डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि हम कुछ प्रोडक्ट्स स्पेसिफाई करेंगे, कुछ गुड्स स्पेसिफाई करेंगे जिसमें आपको सप्लाई करने से पहले उन गुड्स के ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाना पड़ेगा जो यूनिक होगा। जैसे हम सब बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यूडीआईएन जनरेट करते हैं, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर हम जनरेट करते हैं बिफोर साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट, एनी सर्टिफिकेट, एनी बैलेंस शीट। तो उसी टाइप का कंसेप्ट ये इसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग सिस्टम में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने सेक्शन 2 क्लॉज 116 कैपिटल ए इंसर्ट किया, जिसमें डिफाइन किया गया यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग। इसमें उन्होंने कहा कि 3 तरह से आप this is inclusive list, not only these three, any type of any other thing can also be including in this list। पर अभी उन्होंने तीन बातें करी, 3 तरह की मार्किंग की बात करी। उन्होंने कहा डिजिटल स्टैम्प, डिजिटल मार्क और एनी अदर सिमिलर मार्किंग। ये इन्होंने शब्द इसमें यूज़ किया कि आपको इस टाइप की मार्किंग उन गुड्स के ऊपर लगानी पड़ेगी जो गुड्स हम स्पेसिफाई करेंगे, और जो ये मार्किंग होगी ये यूनिक होगी, सिक्योर होगी और नॉन रिमूवेबल होगी। ये तीनों चीज़ें भी उसके करैक्टरिस्टिक्स होंगे उस मार्किंग के ऊपर जो आप लगाओगे उन गुड्स के ऊपर, जो गुड्स हम स्पेसिफाई करेंगे। तो ये इन्होंने इसके कंटेक्स्ट में ये तो इन्होंने सेक्शन 2 क्लॉज 116 इंसर्ट कर दिया। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट भी इन्होंने करी। इन्होंने 122 बी भी सेक्शन में अमेंडमेंट करी। उसमें इन्होंने क्या कहा कि एक 122 बी नया सेक्शन इन्होंने इंसर्ट कर दिया और एक कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट 148 ए में इन्होंने नया सेक्शन इंसर्ट किया 148 ए। वो भी इसी डिजिटल स्टैंपिंग की यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग की बात करता है। इसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 148 में उन्होंने प्रोसीजर कहा कि हम गुड्स के ऊपर ये आपको लगानी पड़ेगी मार्किंग जो हम स्पेसिफाई करेंगे गुड्स। और द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन हु आर इन पोजेशन ऑफ टू डील विद सच गुड्स। वो पर्सन्स और क्लास ऑफ पर्सन भी हम स्पेसिफाई करेंगे जो उन गुड्स के ऊपर जो गुड्स हैं जिसके ऊपर मार्किंग लगेगी, राइट। तो ये अगर आप ये मार्किंग 148 जैसे इन्होंने इंसर्ट कर दिया, उधर कैपिटल सेक्शन 2 क्लॉज 116 ए भी इंसर्ट कर दिया। तो इसमें अगर हम ये नहीं करते, ये मार्किंग नहीं करते, उसकी उन्होंने पैनल प्रोविजन भी इसमें इन्होंने इंसर्ट कर दी। पैनल प्रोविजन इंसर्ट की सेक्शन 122 बी में। तो 122 बी क्या कहता है कि अगर आप ये वाली जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क है ये नहीं लगाते तो इसकी पेनल्टी भी लगेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी? 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ और 10% ऑफ दी टैक्स पेएबल ऑफ सच गुड विच एवर इज हायर। जो भी दोनों में हायर होगा उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर हम ये वाला यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क फॉलो नहीं करते। और यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क को लगाने की मे बी देयर कैन बी सम फीस ऑल्सो, और ये गुड्स के ऊपर जो प्रिस्क्राइब होगा उसके ऊपर लगानी पड़ेगी, या उसका जो पैकेट होगा उसके ऊपर लगानी पड़ेगी। ये इन्होंने सारी 148 में प्रिस्क्राइब कर दिया, 122 में पेनल्टी प्रिस्क्राइब कर दी। तो दीज 3 अमेंडमेंट्स आर इन रिलेशन टू दिस यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग सिस्टम। देन देयर वाज ए कंसेप्ट इन रिलेशन टू वाउचर्स। कोई कंपनी इशू करती है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर को इशू करती है, कोई सब डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूटर इशू करती थी कंपनी। तो वो वाउचर्स के ऊपर बड़ा इशू रहता था कि ये वाउचर्स की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी कब लगेगी,
राइट। तो उसको इन्होंने यहाँ पे इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन्होंने 2 अमेंडमेंट करी, सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 और सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 में इन्होंने जो दोनों वाउचर से रिलेटेड पॉइंट्स थे, सब सेक्शन 4 12 सेक्शन का, सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 13 सेक्शन, दोनों को इन्होंने रिमूव कर दिया। बोथ दीज सेक्शन वर इन रिलेशन टू वाउचर्स ओनली, राइट। तो ये इन्होंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट अमेंडमेंट को डिस्कस करने से पहले हम एक केस लॉ जो रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दैट केस लॉ इज़ अबाउट इन द नेम ऑफ सफारी रीटेड। सफारी रीटेड में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लांट के ऊपर भी आईटीसी मिल सकता है, आईटीसी मिलेगा। तो उस केस लॉ के बाद दैट केस लॉ वाज इन फेवर ऑफ असेसी। तो उस केस लॉ के बाद सबको बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि प्लांट के ऊपर भी आईटीसी मिल सकता है, जो आपकी बिल्डिंग प्लांट कंसिडर होगी उसके ऊपर भी आईटीसी मिल जाएगा। तो एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन लेके आएगी कि अबाउट प्लांट्स के कौन कौन सी बिल्डिंग्स प्लांट्स हैं या नहीं, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक नई अमेंडमेंट कर दी इस सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज डी में। पहले जो जहाँ पे शब्द था प्लांट और मशीनरी, उन्होंने उसको चेंज कर दिया प्लांट एंड मशीनरी। और ये भी कहा कि ये वाली अमेंडमेंट 1/2017 से ही डीम टू बी इम्प्लीमेंट डीम टू बी इंसर्ट कही जाएगी इसमें। तो जो एक्चुअल इंटेंट था सेक्शन का, जो जब जीएसटी एक्ट आया था, जो एक्चुअल इंटेंट था सेक्शन का, वही इन्होंने कोशिश करी इस और को एंड में कन्वर्ट करके उस एक्चुअल इंटेंट को इस सेक्शन में लेके आने की। तो अब वो सफारी रीटेड की जो जजमेंट थी उसके जो आईटीसी अलाउड था वो आईटीसी बिल्कुल नहीं, उनके हिसाब से जो इस अमेंडमेंट है इसके हिसाब से नहीं मिलेगा किसी को भी। जो भी प्लांट है वो प्लांट के ऊपर आईटीसी डिसअलाउ ही ब्लॉक ही रहेगा एज पर सेक्शन 17, जैसे पहले एक्चुअल इंटेंट था जीएसटी एक्ट का। तो सेम इंटेंट इन्होंने इसको कोशिश करी इसमें इम्प्लीमेंट चेंज करके लेके आने के लिए। तो ये 1/2017 से प्रपोज इम्प्लीमेंट कंसिडर किया जाएगा, ये वाली अमेंडमेंट। देन नेक्स्ट अमेंडमेंट इज़ अबाउट क्रेडिट नोट्स। क्रेडिट नोट्स में एक्चुअल क्या होता है, पहले जैसे कोई सप्लायर सप्लाई करता है तो सप्लाई कर दी, उसके बाद उसमें कुछ मटेरियल रिटर्न हो गया या क्वालिटी वेरिएशन होगी या रेट वेरिएशन होगी, कोई भी किसी भी टाइप की वेरिएशन होगी, तो उसमें उसको एक क्रेडिट नोट इशू कर देता है सप्लायर बायर को कि भाई साहब ये आपका पहले डेबिट नोट हमने इनवॉइस इशू किया था, अब उसके अगेंस्ट ये वाला क्रेडिट नोट है। तो सप्लायर अपनी उस सप्लाई के अगेंस्ट जो सप्लाई करी थी उसके टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर लेता था वाइड दिस क्रेडिट नोट। और जो क्रेडिट नोट हमने जो सप्लायर ने बायर को इशू किया है तो इट वाज आल्सो डीम्ड के बायर भी अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिड्यूस करेगा। तो पहले इट वाज डीम्ड कि वो क्रेडिट रिड्यूस करेगा, करना भी चाहिए था डेफिनेटली बायर को, बट इसमें इन्होंने अब नई अमेंडमेंट कर दी सेक्शन 34 सब सेक्शन 2 में। इसमें इन्होंने कहा कि जो आप सप्लायर सप्लाई कर रहा है मटेरियल की, वो उस सप्लायर उसने सप्लाई कर दी मटेरियल की, उसने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी खड़ी होगी, बट उसके बाद उसने क्रेडिट नोट इशू करके अपनी आउटपुट लाइबिलिटी रिड्यूस कर ली। तो आउटपुट लाइबिलिटी तभी रिड्यूस कर पाएगा सप्लायर अगर उससे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो बायर है उस बायर ने अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनवर्ड सप्लाई भी रिड्यूस किया हो। अदरवाइज सप्लायर विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू रिड्यूस इट्स आउटवर्ड लाइबिलिटी। तो आउटवर्ड लाइबिलिटी रिड्यूस करने से पहले उसको बायर को भी अपनी इनपुट टैक्स आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी सप्लायर अपनी आउटपुट लाइबिलिटी को रिड्यूस कर पाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल। तो ये इसको इन्होंने ऐसा जो अभी रिसेंटली एक आईएमएस सिस्टम आया था, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम की फंक्शनैलिटी के फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ आईएमएस, तो इसको इन्होंने उस आईएमएस की फंक्शनैलिटी को भी इसके कंसिडर किया और इस आईएमएस के थ्रू ही ये पॉसिबल होगा कि बायर एक्सेप्ट करेगा आपका क्रेडिट नोट और एक्सेप्ट करने के बाद वो अपना आईटीसी रिड्यूस करेगा और देन supplier will be in a position to reduce its outward supply, right? Then next amendment is under section 38। तो जो 38 में इन्होंने पहले वहाँ पे एक शब्द जो था कि एंड ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट, इन्होंने वहाँ पे ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट को चेंज करके जनरेटेड स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं कि वहाँ पे ऑटो जनरेटेड की जगह पे सिर्फ अ स्टेटमेंट आएगी। पहले था ऑटोमेटिक जनरेट, जो स्टेटमेंट आती थी ऑटोमेटिक जनरेटेड, तो उसमें उन्होंने ऑटोमेटिक जनरेटेड स्टेटमेंट को सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका भी लिंक कहीं ना कहीं आईएमएस के साथ है, जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। तो टू प्रोवाइड लीगल बैकग्राउंड लीगल फ्रेमवर्क टू फंक्शनैलिटी ऑफ आईएमएस, ये वाली अमेंडमेंट भी उसी कंटेक्स्ट में इन्होंने करी कि जैसे हमने पहले क्रेडिट नोट का जिक्र किया, क्रेडिट नोट को डिस्कस किया कि आपको क्रेडिट नोट बायर को रिड्यूस करनी पड़ेगी लाइबिलिटी, तो कहीं ना कहीं वो भी आईएमएस सिस्टम की फंक्शनलिटी के कंटेक्स्ट में और ये भी
जो पहले ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती थी स्टेटमेंट, टू बी हमारी ऑटोमेटिक जनरेट होती थी, जिसके बेस पे हम थ्री बी फाइल करते थे। तो अब इन्होंने ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके स्टेटमेंट का नाम दे दिया। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS की फंक्शनैलिटी बीच में रोल प्ले करेगी। तो IMS को उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करने की कोशिश करी विद दिस अमेंडमेंट ऑल्सो, राइट। देन नेक्स्ट अमेंडमेंट इन्होंने करी सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में। वहाँ पे इन्होंने कहा, पहले था जो रिटर्न फाइल करने का सेक्शन है उसमें था कि एंड विद इन सच टाइम। अब उन्होंने क्या किया, विद इन सच टाइम के साथ एक और लाइन इंसर्ट कर दी। उन्होंने कहा एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो वो भी कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन अभी इन्होंने बताई नहीं कि कौन सी कंडीशन हम लगाएंगे आपको रिटर्न फाइल करने से पहले, 3B फाइल करने से पहले सिर्फ था कि विद इन सच टाइम आपने फाइल करनी रिटर्न। अब विद इन सच टाइम के साथ सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस शब्द भी इन्होंने इंसर्ट कर दिया, बट कंडीशंस अभी नहीं बताई कि कौन सी कंडीशंस होंगी, राइट। वो कंडीशंस कोई भी हो सकती हैं, राइट, कि आपको पहले अपनी 2B आपका सारे का सारा शो होगा तब आपने रिटर्न फाइल करनी है, या IMS के थ्रू जो आपके पास इनवर्स सप्लाईज आपने एक्सेप्ट करनी है फिर आपने रिटर्न फाइल करनी है। दैट कंडीशंस कैन बी एनी कंडीशन, बट अभी उन्होंने कंडीशन नहीं बताई। तो ये जो सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, दिस इज टू प्रोवाइड दैट 3B शैल बी अलाउड टू बी फाइल्ड ओनली आफ्टर 2B इज मेड अवेलेबल, राइट। जैसे हम कह रहे हैं कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो इट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द कंडीशन, IMS कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द कंडीशन कि आप अपने सारे इनवॉइस एक्सेप्ट करें ओनली देन, राइट। एनी टाइप ऑफ कंडीशन कैन बी देयर, बट अभी कंडीशन नहीं है। और जब ये कंडीशन आएगी देन वी विल अगेन डिस्कस कि व्हाट आर दोज कंडीशन विच आई विल हैव टू फुलफिल बिफोर फाइलिंग GST 3B फॉर एनी मंथ, राइट। तो वो कंडीशन अभी लेट्स वेट एंड वॉच क्या कंडीशन गवर्नमेंट इम्पोज करती है। देन नेक्स्ट जो इन्होंने अमेंडमेंट करी वो सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 में अमेंडमेंट करी। वो सेक्शन 107 किस चीज़ का है? सेक्शन 107 टॉक्स अबाउट अपील टू फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी। तो उसमें पहले क्या था, पहले कि हमने अगर अपील फाइल करनी है तो हमें कुछ प्री डिपॉजिट करवाना पड़ता था। वो कितना प्री डिपॉजिट था? वो प्री डिपॉजिट था 10% ऑफ द बेसिक टैक्स, राइट। अगर हमारा कोई ऑर्डर हमारे अगेंस्ट हुआ, उसमें टैक्स है, बेसिक टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, या अकेला टैक्स और अकेला इंटरेस्ट और पेनल्टी है, या अकेली पेनल्टी है, तो हमें 10% ऑफ दी बेसिक टैक्स जमा कराना पड़ता था उस अपील को फाइल करने के लिए। बट प्रॉब्लम वहाँ आती थी जहाँ पे बेसिक टैक्स नहीं है, अकेली पेनल्टी लगी हुई है, वहाँ पे क्या जमा करवाना? वहाँ कुछ नहीं जमा करवाना का पहले कोई प्रोविज़न नहीं थी इसमें कुछ जमा करवाने की। तो गवर्नमेंट ने इंसर्ट कर दिया कि भाई साहब अगर आपको कोई आपके अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर पास हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज करी गई है और बेसिक टैक्स नहीं है, इवन देन यू विल हैव टू डिपॉजिट अ प्री डिपॉजिट बिफोर फाइलिंग एन अपील। तो अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर हो गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी इम्पोज करी है और वो पेनल्टी के अगेंस्ट आप अपील में जाना चाहते हो, तो अब आफ्टर दिस अमेंडमेंट उस पेनल्टी का भी आपको 10% जमा करवाना पड़ेगा। अगर पहले नहीं था अगर आपका, हम दोबारा इसको करते हैं, अगर मान लो कोई मेरा ऑर्डर हो गया जिसमें बेसिक अमाउंट भी है, इंटरेस्ट भी है, पेनल्टी भी है, तब तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बेसिक टैक्स का ही जमा कराना है 10%। बट अगर कोई ऑर्डर ऐसा पास हो गया जिसमें पेनल्टी इंपोज करी गई मेरे ऊपर सिर्फ, तो उस पेनल्टी का भी 10% मेरे को जमा कराना पड़ेगा जो पहले नहीं था। पहले अगर पेनल्टी इंपोज होगी मैं उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा सकता था विदाउट डिपॉजिटिंग एनी प्री डिपॉजिट। अब अगर मेरे अगेंस्ट कोई पेनल्टी, मेरे ऑर्डर पास हुआ है जिसमें पेनल्टी इंपोज करी गई है, तो मुझे उस पेनल्टी का भी 10% जमा करवाना पड़ेगा। अगर तीनों चीज़ें हैं, बेसिक टैक्स और पेनल्टी, तो मुझे नहीं जमा करवाना पेनल्टी का कोई भी अमाउंट, सिर्फ बेसिक टैक्स का जमा कराना जैसे हम पहले करवाते थे। अगर सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी का ऑर्डर है तो मुझे 10% एक्स्ट्रा जमा कराना है, अदरवाइज सेम प्रोविजन जो पहले थी पेनल्टी की उन्होंने इंसर्ट कर दी कि अगर आपको पेनल्टी का ऑर्डर पास हुआ तो आपको 10% जमा करवाना है। नेक्स्ट अमेंडमेंट ने करी सेक्शन 112 सब सेक्शन 8 में। सेम जो पहले हमने डिस्कस कराया सेक्शन 107 में अमेंडमेंट, सेम इन्होंने 112 में करी है। सेक्शन 107 था अपील टू फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, सेक्शन 112 टॉक्स अबाउट अपील टू GST-80। अगर मैं ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करनी है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एपेलेट अथॉरिटी, तो मुझे वो ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए भी 10% पहले पेनल्टी का जमा करवाने की कोई प्रोविजन नहीं थी, जो कि अब उन्होंने इंसर्ट कर दी कि आपको पेनल्टी का 10% भी जमा करवाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल में जाने से पहले। तो 10% तो हो गया फर्स्ट एपेलेट में जमा करवाया, 10% मुझे यहाँ जमा करवाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल में सिर्फ पेनल्टी का। पर यह बात ध्यान में रखने वाली कि अगर मेरा ऑर्डर सिर्फ पेनल्टी का है तभी 10% लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो इट वॉज द नेक्स्ट अमेंडमेंट प्रपोज बाय दिस फाइनेंस बिल 2025, राइट। तो देन एक इन्होंने अमेंडमेंट करी शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 में जो अमेंडमेंट करी 1/2017 से प्रपोज करी इन्होंने, तो इन्होंने वहाँ पे सप्लाई, उन्होंने क्या अमेंडमेंट करी, इन्होंने कहा कि पहले तो शेड्यूल 3 किस चीज़ की बात करें। शेड्यूल 3 टॉक्स अबाउट विच आर द आइटम विच आर नीदर गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट। तो उन्होंने उसमें अमेंडमेंट क्या करी, उसमें उन्होंने कहा
कि supply of goods warehoused in a special economic zone or in a free trade zone to any person before clearance for export or to the domestic tariff area will not be considered as a supply। तो ये वाली इन्होंने इसमें अमेंडमेंट कर दी। तो इसको उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि एक फॉर द पर्पस ऑफ दिस अमेंडमेंट ये फॉर द पर्पज दीज टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं कंसिडर किया जाएगा, राइट। और अगर आप इससे पहले कोई इसके ऊपर टैक्स दे भी चुके हो तो ये भी उन्होंने कह दिया कि उसके हम कोई भी रिफंड आपको नहीं देंगे। बट जिस एक अगर अब के बाद बजट आने एक्ट बनने के बाद अगर कोई भी ये इस टाइप की ट्रांजैक्शन होगी तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये सप्लाई नहीं कंसिडर होगी। बट अगर आप पहले दे चुके हो तो देयर विल बी नो रिफंड ऑफ दैट टैक्स। तो ऑल दीज 14 अमेंडमेंट आर प्रपोज बाय दिस फाइनेंस बिल 2025। हमें उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। फर्दर आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल CA हितेश गोयल ऑन GST। थैंक यू वेरी मच।